वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को समझेंगे, यानी कि रक्त का थक्का जमना किस प्रकार से क्रिया होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अध्ययन कर ही लिया था। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशो 601 है। आकार में देखें तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी सबसे छोटी है। संख्या में आरबीसी संख्या सबसे अधिक है, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। ब्लड क्लोटिंग की बात करें, देखो ब्लड क्लोटिंग हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। रक्त का थक्का बनने से क्या होता है, एक तो रुधिर क्षति में कमी आती है। इसके साथ ही शरीर में जो भी हानिकारक जीवाणु वो प्रवेश नहीं कर पाते थक्के की वजह से। देखो रुधिर वाहिका से आते ही एक जेल समान संरचना में बदल जाता है, जिसे क्लोट कहते हैं। यानी कि रुधिर हमारी वेसल्स में बहता है, और जब ये रुधिर जब वेसल्स या फिर वाहिकाओं से बाहर निकलता है तो एक जेल समान संरचना में तब्दील हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें थक्का बनाने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्कंदन कहेंगे। थक्का बनाने की क्रिया को हम स्कंदन कहेंगे। और रक्त स्कंदन की क्रियाविधि में भाग लेने वाले कुल 13 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? कुल 13 फैक्टर है, जिसमें प्रथम 4 स्कंदी कारक जो निम्न प्रकार से हैं। एक हो गया फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। जो ब्लड क्लोटिंग जो क्रिया है 3 चरणों में पूरी होती है। आज का वीडियो छोटा ही है, क्योंकि हमें थोड़ा सी आज ब्लड क्लोटिंग का ही पढ़ना है, बाकी आगे के वीडियो में देखेंगे। पहले चरण में क्या देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय निर्माण होना। देखो वाहिकाओं में जब रक्त बहता है, वाहिकाओं में बहते हुए रुधिर में स्कंदन फैक्टर, यानी कि जब वेसल्स में रुधिर बहता है तो स्कंदन कारक जितने भी स्कंदन फैक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। वो वाहिका यानी कि वेसल्स या वाहिका जैसे ही क्षतिग्रस्त होती है तो वे जितने भी फैक्टर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और रुधिर स्त्राव के समय पट्टिकाणु यानी कि जो प्लेटलेट्स होती है जिनका ब्लड क्लोटिंग में एक अहम रोल होता है, पट्टिकाणु जो प्लेटलेट्स होती है वायु के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं और क्षतिग्रस्त टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। यानी कि एक तो प्लेटलेट्स और इसके अलावा ये जो टिश्यू होते हैं, जो क्षतिग्रस्त टिश्यू हुआ उनसे क्या मुक्त होगा, यानी कि क्या निष्कासन होगा उसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होता है या फिर उसका स्त्राव होता है। इसमें अगर हम थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है यह फैक्टर 7 व 10 स्कंद कारकों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर एक जटिल संरचना में बदल जाते हैं या संरचना बनाते हैं, जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह है कि जैसे ही वाहिकाओं या प्लेटलेट्स का क्षतिग्रस्त होती है तो उनमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, और ये क्या करता है 7 व 10 जो स्कंद कारक है उनको सक्रिय करता है। और ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर, यानी कि जो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, ये सब कारक हुए, ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं, या फिर उसे हम बोलेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। देखो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है कौन सी है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है इसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा, यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर था इसके द्वारा सक्रिय रूप थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये 2 कारक हो गए। तीसरा देखें हम फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन व थक्का निर्माण। पहला हमने देखा था
थ्रोम्बोप्लास्टिन का, फिर हमने प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। अब फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। देखो, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक घुलनशील प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक घुलनशील प्रोटीन है। थ्रोम्बिन की सहायता से, यानी कि जो फाइब्रिनोजन है, यह थ्रोम्बिन की सहायता से इसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। देखो, प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक घुलनशील प्रोटीन है, लेकिन थ्रोम्बिन की सहायता से इसका क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है और ये फाइब्रिन में बदल जाती है। कहने का मतलब होता है ये कि फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कैसी हो जाती है, जल अपघटित द्वारा अपघटित होकर छोटे छोटे रेशों में तब्दील हो जाती है, जो रेशेदार व अघुलनशील हो जाती है। फाइब्रिन बहुलीकृत होकर लंबे फाइब्रिन तंतु बना लेते हैं और ये तंतु जुड़कर जालवत संरचना बनाते हैं, जिसमें आरबीसी व डब्ल्यूबीसी फंस जाती है। इस प्रकार फाइब्रिन तंतु व आरबीसी यानी कि रुधिर वाहिकाओं से बनी संरचना क्लोट धीरे धीरे सुदृढ़ होता है और रुधिर स्त्राव रुक जाता है। स्कंदन क्रिया सामान्यतः 6 से 10 मिनट में हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम समझें। देखो, हमारे शरीर में जैसे भी वाहिकाओं क्षतिग्रस्त होती या प्लेटेट्स टूटती है तो उनमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही मुक्त होता है तो ये स्कंदन कारक 7 व 10 को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और ये सभी तीनों, ये जो भी कारक है, ये सभी कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड में यानी कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन ये एक प्रोटीन है। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक जो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा देखो, प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय है वह प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर व कैल्शियम आयन के द्वारा ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट तीसरा पार्ट देखा था फाइब्रिनोजन, जो कैसी प्रोटीन थी, घुलनशील प्रोटीन है और प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक घुलनशील प्रोटीन है। लेकिन यह प्रोटीन थ्रोम्बिन की सहायता से यानी कि थ्रोम्बिन की उपस्थिति में या थ्रोम्बिन की सहायता से किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रिन में, जो कि फाइब्रिन एकलक यानी कि एकल रेशे में कन्वर्ट हो जाती है और जो कैसी प्रोटीन हो जाती है, अघुलनशील प्रोटीन हो जाती है। देखो, फाइब्रिनोजन जो कि घुलनशील था, लेकिन थ्रोम्बिन की सहायता से यह फाइब्रिन एकलक यानी एकल रेशे में कन्वर्ट हो जाती है, जो कैसी बन जाती है, अघुलनशील हो जाती है। ठीक है, और यही फाइब्रिन अघुलनशील यानी एक तंतुनुमा रेशे बन जाते हैं या फिर लंबे रेशे जो होते हैं वह अघुलनशील जो कि बहुलीकृत होकर एक जालनुमा यानी कि जालनुमा या तंतु स्ट्रक्चर बना देती है, जिसमें ब्लड सेल व डब्ल्यूबीसी फंस जाती है, जिसके बाद एक संरचना बन जाती है जिसे हम बोलते हैं थक्का। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा आ गया। एक बार वापस देखें कि जैसे ऊतक क्षति होती है, प्लेटेट्स टूटती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है और ये सभी थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे मुक्त होता है, जितने भी स्कंदक कारक होते हैं उन सबको एक्टिवेट करता है और ये सब कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन व स्कंदन कारक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक निष्क्रिय प्रोटीन होती है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के द्वारा ये थ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फाइब्रिनोजन जो होता है वो घुलनशील होता है, लेकिन थ्रोम्बिन की सहायता से ये एक तंतुनुमा या एकल रेशे में या एक रेशे में बदल जाते हैं, जो कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं।
फिर यही फाइब्रिन बहुलीकृत हो, यानी कि बहुत सारे फाइब्रिन मिलकर एक तंतु या फिर एक फाइब्रिन जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है ब्लड सेल या फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाती है और एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपन बोलते हैं थक्का, ठीक है। ये इस प्रकार से रक्त स्कंदन क्रिया होती है। नेक्स्ट हम देखें कि क्लोट निर्माण के 20 या 24 घंटे के पश्चात प्लेमिन प्रोटीन की क्रिया से थक्का, देखो हम देखते हैं कि मुख्यतः जो क्लोट बनता है वो धीरे धीरे सिकुड़ कर एक छोटी संरचना में तब्दील हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि जो जैसे ही ब्लड क्लोटिंग की क्रिया निर्माण होती है उसके 20 या 24 घंटे के पश्चात प्लेमिन प्रोटीन की क्रिया से थक्का आकार में सिकुड़ता है और इससे हल्का पीला तरल सीरम पृथक हो जाता है, यानी हल्के पीला जो एक तरल होता है वो पृथक हो जाता है जिसे हम सीरम कहते हैं। सीरम की अगर अपन बात करें, सीरम फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा होती है। अगर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नहीं है तो वो सीरम है, ठीक है। क्लोट बस्टर पदार्थ यानी कि क्लोट बस्टर पदार्थ में यानी कि थक्का विघटनकारी पदार्थ कौन कौन से हैं? टीपीए हो गया, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया और यूरोकाइनेज हुआ। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।